Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter revision of the chapter Contemporary South Asia, and under this chapter, we were discussing about Bangladesh, and we have seen how this Bangladesh was created. What were the problems which was there between East Pakistan and West Pakistan, and how there was exploitation was there. By the leaders of Western Pakistan, of the people of Eastern Pakistan, and because of this exploitation and ill treatment, there started the demand for federalism, a true federalism, in which they were demanding autonomy within the country. But and for that purpose elections were held in the year 1970 की एक constituent assembly बना के इन demands को पूरा किया जाएगा. But what happened that in the election of 1970 जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग थी, जिसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान थे, तो अवामी लीग को मेजॉरिटी मिल जाती है 1970 के इलेक्शन में. और वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ 1970 बिकॉज मेजॉरिटी मिल गई अवामी लीग को. अब वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते तो फिर क्या होता कि एवरीथिंग वॉज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द अवामी लीग एंड शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वो नहीं चाहते थे. तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया. और इतना ही नहीं, दे अरेस्टेड दिस मुजीबुर रहमान ऑल्सो. तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया एंड जो लोगों का प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट बहुत बढ़ गया. इसी के साथ साथ ब्रुटैलिटी भी बढ़ गई. इट्स अ साइकिल, है ना. एक तरफ से हमारा प्रोटेस्ट बढ़ता है, दूसरी तरफ से जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनकी ब्रुटैलिटी बढ़ती है. तो सेम थिंग हैपेंड इन बांग्लादेश, इन ईस्टर्न पाकिस्तान. एट प्रेजेंट इट्स नॉट बांग्लादेश. जब हम बात कर रहे हैं अभी जिस समय की, तो ये ईस्टर्न पाकिस्तान है. इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना. तो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है उसको सप्रेस किया जाता है. ब्रूटल एक्शन ऑफ द पुलिस एंड मिलिट्री होती है. एंड इसके कारण क्या होता है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस पूरे इंसिडेंट में. और क्यों इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज पीपल ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान स्टार्टेड टू फ्ली from that country and they started taking refuge in their neighboring country, that was India, है ना. तो इंडिया में वो आके रेफ्यूजी लेने लगते हैं और रेफ्यूजी का नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंडिया के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज. एंड मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड it was her diplomacy that he presented the situation in international arena in such a way that India got support from international community also, and India has to directly involve in all this. And the result was the war of 1971 between India and Pakistan. India started supporting the cause of the people of Eastern Pakistan, and by that time people of Eastern Pakistan started demanding a separate country, है ना. तो इस समय तक इस चीज़ें इस तरह से जो है वो शेप हो चुकी थी कि जो लोग हैं उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए था. दे डिडंट वांट टू रिमेन विथ पाकिस्तान, है ना. तो इनके जो डिमांड थे उसको इंडिया ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया. और जो बांग्लादेश के लोग थे, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, उनके इंटरेस्ट को इंडिया ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया. और इसी सब के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट होती है 1971 की. ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड अप टू दिस कि हाँ, ये 1971 के वॉर में इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान. 95,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे इंडिया के पास पाकिस्तान के. तो इंडिया की विनिंग सिचुएशन थी इसमें. और इसी वॉर का रिजल्ट ये होता है कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री के फॉर्म में इमर्ज करती है. 16 दिसंबर 1971 वो डे था जब पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया. तो इस तरह से हमारा एक बांग्लादेश जो है वो इमर्ज करता है, उसका बर्थ होता है. ओके, एंड वी ऑल नो शेख मुजीबुर रहमान वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ बांग्लादेश. और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर बिकमिंग an independent country, they drafted their constitution, and in this constitution
डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वॉज स्ट्रेस, उस पर स्ट्रेस दिया गया। कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे? डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। ओके, तो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन सब पे बेस्ड था। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो है वो उनको मेजोरिटी मिलती है, ही फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड देन व्हाट हैपेंड दैट इन 1975 President this Mujibur Rahman, he was at that time prime minister, है ना। वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, जो कि उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी उसको कन्वर्ट कर दिया parliamentary system was converted to presidential system. Why this was done by Sheikh Mujibur Rahman? The purpose was to dominate the country, because जो parliamentary system होती है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है उसमें क्या है कि द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। प्राइम मिनिस्टर विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट देयर. So the purpose of Sheikh Mujibur Rahman was very clear. He shifted from parliamentary to presidential system. Not only this, he also abolished all political parties except his own. Means there was under this changes, whatever changes was brought by this Mujibur Rahman, he abolished multi-party system. There was only single party system को उन्होंने start कर दिया बांग्लादेश में 1975 में, एंड अवामी लीग वाज द ओनली पार्टी. तो इस तरह से जो चीज़ें हो रही थी वो दैट वाज टोटली अनडेमोक्रेटिक, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है ना. एंड डेमोक्रेसी में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम के बिना या बाई पार्टी सिस्टम के बिना डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस. तो ये सब चीज़ें जब स्टार्ट हुई, इन्होंने पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल में किया, देन मल्टी पार्टी से सिंगल पार्टी में किया, तो लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट था, लोगों का जो प्रोटेस्ट था, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है. एंड व्हाट हैपेंड कि बहुत ही ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट होता है, और शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड इन द सेम ईयर. 1975 में ही उनका assassination हो जाता है, and this assassination was done by military leaders. जैसे as we saw in case of पाकिस्तान कि मिलिट्री का जो इंटरफेरेंस है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है. कई बार वहाँ पे कूप हुए, है ना. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स कि शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा, पाकिस्तान का रूल मिलिट्री रूल ही रहा. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती थी, उसको फिर से हटा करके ये आ जाते थे, मिलिट्री रूलर्स आ जाते थे. तो द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन बांग्लादेश ऑल्सो. यहाँ पर भी शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में ही उनका असैसिनेशन किया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर मिलिट्री रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, और एक नया मिलिट्री रूलर जो है वो वहाँ का रूलर बन जाता है, एंड ही इज जियाउर रहमान. ओके, सो नाउ शेख मुजीबुर रहमान इज नो मोर, और उनकी जगह पे जो मिलिट्री रूलर है वो आ जाते हैं, एंड हिज नेम इज जियाउर रहमान. It happened in the year 1975. Okay, so this Ziaur Rahman Ziaur, okay, he comes to power in 1975,
एंड ये जो लीडर होते हैं, though he was a military ruler, but after coming to power, what they want to prove that they have the mandate of the people. They want to prove कि it's a real democracy, है ना. तो यही चीज़ें पाकिस्तान में भी होती थी, वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है. Everyone is knowing कि the rule is not democratic, but they are trying to show to the whole world कि ये उनका डेमोक्रेटिक रूल है. और उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी का भी फॉर्मेशन करते हैं, और वो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी. सो दीज आर द टू पार्टीज. अभी हमने अवामी लीग के बारे में बात किया था जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि BNP कहलाती है, जो कि जियाउर रहमान की पार्टी. ये दो पार्टीज ही आज की डेट में भी बांग्लादेश में प्रोमिनेंट हैं, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जियाउर रहमान ने अपनी BNP को भी बना लिया, अपनी एक पार्टी बना ली, और इलेक्शंस भी वो हेल्ड करते थे, है ना. इट वाज यही टेंडेंसी होती है, मिलिट्री रूल जब भी जहाँ भी आता है तो इसी तरह से होता है. वो दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शंस भी करते हैं ताकि सब लोग ये समझे कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल है ना. तो 1979 में इलेक्शंस होते हैं, और ऐसे इलेक्शन जब भी होंगे तो इसमें जो भी हमारा मिलिट्री रूलर है उसकी जो भी पार्टी होगी वही विन करेगी, बिकॉज इलेक्शंस को फ्री तो होना ही नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो भी फ्री एंड फेयर नहीं होंगे. तो रिजल्ट हमेशा जो भी मिलिट्री रूलर होता है उसके फेवर में आता है. तो इस तरह से 1979 में इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्शन को जीत भी लेते हैं, लेकिन विद इन 2 years क्या होता है, ही वॉज असैसिनेटेड. इलेक्शन में वो जीतते हैं 1979 में, ठीक है, एंड देन इन 1981 ही वॉज असैसिनेटेड. फिर से इनके असैसिनेशन के बाद फिर से एक नया मिलिट्री रूलर जो है वो बांग्लादेश के पॉलिटिकल सीन पे आ जाता है, एंड हिज नेम इज HM इरशाद. HM इरशाद. He becomes the military ruler of Bangladesh, and now what we find कि Ershad was also trying to prove that his rule is democratic, but the people of Bangladesh, they started to rise in support of demand for democracy. People started demanding कि democracy होनी चाहिए. ये जो कुछ भी whatever is happening in Bangladesh it is not for which purpose they have struggled their fight अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, है ना. जो वेस्टर्न पाकिस्तान के साथ इतनी लड़ाई लड़के उन्होंने अपनी आज़ादी को पाई, और उसके बाद क्या हो रहा है वहाँ पे, डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं. तो पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो डिमांड आती है डेमोक्रेसी की वो स्टूडेंट्स की तरफ से आती है. स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन होता है इस मूवमेंट में, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट्स की जो ताकत होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है. हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, है ना. 1975 में जो भी इमरजेंसी रूल आया इंडिया में, उसमें क्या था, स्टूडेंट्स का रोल बहुत बड़ा था. जो कुछ भी जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में जो टोटल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो इसमें स्टूडेंट्स का रोल बहुत बड़ा था बिहार और गुजरात में. तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी पावर होते हैं, और जब स्टूडेंट्स आगे आ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है ना. तो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि वहाँ भी हुआ. बांग्लादेश में भी द सेम थिंग हैपेंड कि स्टूडेंट्स जब बिल्कुल सामने आ गए, इरशाद के अगेंस्ट आ गए, इरशाद के मिलिट्री रूल के अगेंस्ट थे वो, दे वर डिमांडिंग डेमोक्रेटिक रूल, है ना. और तब क्या हुआ कि
इरशाद को एक्सेप्ट करना पड़ा लोगों के डिमांड्स को। डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो उन्होंने अलाउ किया कि हाँ ये सब कुछ हो सकता है, मतलब फ्रीडम जिसको हम पॉलिटिकल फ्रीडम कहेंगे वो उन्होंने अलाउ किया। उसके बाद फिर इलेक्शंस भी हुए, ठीक है, और इलेक्शन में वो फिर से 5 ईयर्स के लिए वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट, है ना। तो ये 1982 में पावर में आए। उसके बाद आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ जियाउर रहमान, है ना, 82 में वो पावर में आते हैं। और फिर लेकिन लोगों का डिमांड होने लगता है फॉर डेमोक्रेसी, तो उनको ये मानना पड़ता है कि हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी को वो लिमिटेड अलाउ करते हैं, इलेक्शंस भी कराते हैं, लेकिन वही इलेक्शन ओनली फॉर द सेक ऑफ नेम होता है और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से इनका जो रूल था वो 8 ईयर्स का रूल था, 1990 तक उनका रूल रहता है। लेकिन बाद में हालांकि इलेक्शन से वो इलेक्ट हो जाते हैं 5 ईयर्स के लिए, लेकिन उनको बीच में ही स्टेप डाउन करना पड़ा 1990 में, क्योंकि पीपल वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हिम, पीपल वेर नॉट विथ हिज रूल। लोग उनके रूल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके कारण एरशाद को 1990 में स्टेप डाउन करना पड़ा। और उसके बाद 1991 में वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और ये 1991 ही वो पीरियड है जबकि हम जानते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है, एंड विद दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कोल्ड वॉर एंडेड। तो ये हम देखेंगे कि ये जो साउथ एशिया का हमारा रीजन है उसमें कोल्ड वॉर के बाद काफ़ी डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स होते हैं, बिकॉज बांग्लादेश में हमने यही देखा कि 1991 के बाद वहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है। 1991 के बाद वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, रेगुलर इलेक्शंस आर कंडक्टिंग, और यही दोनों मेन पार्टी है, बीएनपी और अवामी लीग, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि हाँ ये कई बार ये क्वेश्चन होता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शन के, आज भी उस रिजल्ट पे वहाँ पर काफ़ी मतलब डिबेट होते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो मैनिपुलेटेड हैं, द रिजल्ट्स आर नॉट फ्री एंड फेयर, उस पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, इस तरह की चीज़ें आज भी एलिगेशन लगते हैं। बट स्टिल डेमोक्रेसी इज स्टेबल देयर, एंड इन रिसेंट ईयर्स वी सी कि बांग्लादेश का डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है वो बहुत काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो एक तरफ तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, जो स्टेबिलिटी वहाँ पर लैक हो रही थी टिल 1990। हम देख रहे हैं किस तरह से एक पर एक मिलिट्री रूलर्स आ रहे हैं, असैसिनेशंस हो रहे हैं, लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, बट 91 के बाद से स्टेबिलिटी वहाँ पर आ जाती है। और इसके साथ साथ वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी मतलब अच्छा हो रहा है। जिस तरह से एक छोटी सी कंट्री है बट इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड। तो बांग्लादेश में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज नाउ स्टेबल देयर, अब वहाँ डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में हमें वॉट एवर वी हैव टू स्टडी, हमें इतना ही पढ़ना है। नाउ वी स्विच टू अनदर कंट्री एंड दैट इज नेपाल। Nepal, you know the location of Nepal very well, and you know the size of the Nepal also, and the most important thing about Nepal is that it was a Hindu kingdom, है ना, एक हिंदू स्टेट भी था। आफ्टर हिंदू किंगडम जब यहाँ पर डेमोक्रेसी आती है तो ये एक हिंदू स्टेट भी बनता है ना। और यहाँ पर शुरू में तो मोनार्की ही थी, और जो नेपाल में हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी की जो स्टार्टिंग होती है वो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ पर आता है। सो नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल में, बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज देयर वॉज नो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स in the making of the constitution. These constitutions which were there before 1990. So at present we are talking about Nepal before 1990. 1990 के पहले जो नेपाल था वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, बट जो
कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल में, दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज was not connected to the people because it was granted constitution. राजा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से, किंग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे और वो लोगों को उस कॉन्स्टिट्यूशन को देते थे, ग्रांटेड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन. तो 1990 तक वहाँ जो कंडीशन थी वो यही थी कि दो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बट मोनार्क वाज ऑल पावरफुल, और आर्मी जो थी वो पूरी तरह से मोनार्की के कंट्रोल में थी, ठीक है. एंड पूरा कंट्रोल जो था गवर्नमेंट पे वो मोनार्क का था, और लोगों के राइट्स भी कम थे, डेमोक्रेटिक जो चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम थे, एवरीथिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया था. तो टिल 1990, बिफोर 1990 बना नेपाल में मोनार्किकल सिस्टम ही सर्वाइव था. 1990 में वहाँ पर 1990 से वहाँ पर चेंज आने स्टार्ट होते हैं. ये थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी है ना. जो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी में तो हम देखते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज थे, लाइक फ्रांस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, देन अमेरिका. इन कंट्रीज में बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होता है. तो दैट इज फर्स्ट वेव, जिसमें कि बहुत लिमिटेड था डेमोक्रेसी. यूरोप के ही जो इम्पोर्टेंट कुछ कंट्रीज थे, देन अमेरिका जैसे कंट्रीज में ही ये आया था. सेकेंड वेव जो डेमोक्रेसी का था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आता है, जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी आती है, लाइक बहुत सारे जो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट होते हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल आता है. तो वो दैट इज कॉल्ड सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीज, कई सारे कंट्रीज में आती है डेमोक्रेसी. और ये लास्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो 1990 की है, जबकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है. और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो नए नए रिपब्लिक्स उसके थे वहाँ पर डेमोक्रेसी आती है. और भी कई सारे कंट्रीज लाइक नेपाल जैसे एक एग्जांपल है, देन बांग्लादेश अभी हमने देखा जिसमें वहाँ पर भी 1991 के बाद डेमोक्रेसी स्टेबल हो जाता है. तो ये सब चीज़ें जो है डिफरेंट आती हैं. तो नेपाल में थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी के साथ डेमोक्रेसी आता है, जबकि 1990 में द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. और 1990 में वहाँ पर एक न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि अब लोगों का जो मूवमेंट था, प्रोटेस्ट था, वो उसका स्केल बहुत हाई जा चुका था और ये मोनार्की के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कि वो उसको सप्रेस करके रख सके, ठीक है. बट इन नेपाल वी सी कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आती है 1990 में, वो बहुत लॉन्ग लिव्ड नहीं हो पाती है. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम. उसके पहले हम नेपाल के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और वो है माओइस्ट. So now we are discussing Nepal after 1990. After 1990 डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दिया जाता है. And this constitution was accepted because of mass protest. People were protesting for democracy, people were protesting against monarchy. ये सब कुछ हो जाता है. और इसके बाद हम देखते हैं माओइस्ट. माओइस्ट वो होते हैं जो माओ से दुंग जो थे उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड माओइस्ट. माओ से दुंग द ग्रेट कम्युनिस्ट लीडर, ठीक है. तो दे बिलीव इन वायलेंस, दे डोंट बिलीव इन द गवर्नमेंट, दे रन देयर पैरेलल गवर्नमेंट. जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है, इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो माओवादी होते हैं, माओइस्ट होते हैं, दे डोंट टेक पार्ट इन दैट इलेक्शन बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द गवर्नमेंट. और उनकी जगह वो अपना पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है. और वो अपना रूलिंग देते हैं. किसने जो कुछ भी क्राइम किया, जैसे गांव में इस तरह का, मतलब हमारे कंट्री में भी माओइस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है. और ये नेपाल का ही बहुत ज़्यादा असर है. हमारे कंट्री में जो माओइस्ट हैं वो नेपाल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. तो माओइस्ट यही होते हैं जो बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन वायलेंस, दे डोंट बिलीव इन पार्लियामेंट्री प्रोसेस लाइक इलेक्शंस,
and they don't believe in the government, they run their parallel government. तो ये माओइस्ट जो थे वो नेपाल में वो बहुत ही काफ़ी उनका अच्छा असर है पूरे के पूरे नेपाल में, कई सारे पार्ट्स में नेपाल के, एंड वो मोनार्क के अगेंस्ट हैं। जो भी मोनार्किकल रूल उस समय था, दे वर टोटली अगेंस्ट द मोनार्किकल रूल। और जो रूलिंग एलीट होते हैं, एलीट एक कॉमन पीपल होते हैं, और कॉमन पीपल से जो ऊपर होते हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर होता है, जिनके पास इकोनॉमिक पावर होता है, सोशल पावर होता है, उनको हम एलीट कहते हैं। एलीट के भी कई कैटेगरीज होते हैं। यहाँ हम रूलिंग एलीट मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज़ द पॉलिटिकल पावर। तो ये जो माओइस्ट है, दे वर अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलीट, वो इसको नहीं पसंद करते थे। एंड इस तरह से हम देख रहे हैं कि देखो तीन फैक्टर्स जो हैं, तीन एलिमेंट्स वहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। एक तो हमारा मोनार्क है, राजा है ना, दूसरे ये माओइस्ट हो गए, और तीसरे ये डेमोक्रेसी को डिमांड करने वाले लोग, पॉलिटिकल पार्टीज हु आर डिमांडिंग डेमोक्रेसी। तो ये तीन तरफ बटा हुआ था, तीन पार्ट्स में हम कह सकते हैं कि पूरा नेपाल का जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइडेड था, मोनार्क, माओइस्ट एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स। और मेनी टाइम्स ऐसा होता था कि एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट होता था, एक तरफ मोनार्की के सपोर्टर्स होते थे, एक तरफ डेमोक्रेट्स होते थे, एक तरफ माओइस्ट होते थे, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन जो था वो 1990 के बाद से वहां पर प्रिवेल कर रहा था। दो डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड, स्टिल मोनार्की वॉज देयर। मोनार्की के पावर में कमी ला दी गई थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था, इलेक्शंस हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज थे, हर कुछ ठीक से एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसे में एक माओइस्ट का भी जो था वो इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था इन मेनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, नेपाल। तो इस तरह से चीज़ें हो रही थी। बट अ न्यू डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द ईयर 2002। एक नया डेवलपमेंट होता है 2002 में, और वो क्या था? व्हेन द किंग abolished the parliament and dismissed the government, and in this way he ended the limited democracy that was existing in Nepal. वो पूरी तरह से पार्लियामेंट को एबॉलिश कर देते हैं, गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं, और जो भी पावर्स पार्लियामेंट का था, जो भी पावर प्राइम मिनिस्टर का था, वो सारे पावर यूसर्प कर लेता है किंग। ओके, किंग ज्ञानेंद्र, ही वॉज किंग ज्ञानेंद्र, जिन्होंने ये सब कुछ किया था। उनके पहले किंग वीरेंद्र थे। किंग वीरेंद्र वॉज मतलब ही एक्सेप्टेड कि हाँ अब लिमिटेड मोनार्की ही होगी। बट जब किंग ज्ञानेंद्र आते हैं तो ये ही स्टार्टेड टू असर्ट हिज पावर, एंड उसी में 2002 में वो क्या करते हैं कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के पावर को यूसर्प करके ऑल पावरफुल बन जाते हैं, और वहाँ पर फिर से मोनार्किकल रूल को लाने का एफर्ट किया जाता है किंग की तरफ से, और डेमोक्रेसी को एंड किया जाता है, ठीक है। बट ये इतना आसान नहीं था, है ना। कर तो लिया किंग ने, लेकिन पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। पीपल वर डिमांडिंग डेमोक्रेसी, और ये जो लोगों का डिमांड था वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज थे, अब वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस सारा कुछ स्टार्ट हो चुका था, लोगों को राइट्स मिल चुके थे। तो अब आज के डेट में जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, 2002 के बाद का जो समय था, उसमें अब लोगों को क्रश करना बहुत ही मुश्किल था, और चीज़ें अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से नेपाल के जो राजा थे उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, खास करके लोगों का जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। नेपाल का जो काठमांडू जो कैपिटल है, वहाँ पर हर दिन लोग जो थे वो जमा होते थे, काफ़ी बड़े लाखों के नंबर में। और ये हम बात कर रहे हैं द ईयर 2006, जबकि ये जो लोगों का प्रोटेस्ट था वो अपने कल्मिनेशन पे पहुँच जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कई लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के क्या बनाए थे, SPA 7 पार्टीज अलायंस, 7 पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो मिलकर के अपना अलायंस बनाए थे। देन इस जो डेमोक्रेटिक
मूवमेंट हो रहा था लोगों का, इस मूवमेंट को माओइस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज दे वर अगेंस्ट द मोनार्की। तो वो इस डेमोक्रेटिक मूव को सपोर्ट कर रहे थे। देन सोशल एक्टिविस्ट वर आल्सो देयर टू सपोर्ट दिस डेमोक्रेटिक मूव। तो इस तरह से जो राजा के अगेंस्ट, हम कह सकते हैं मोनार्की के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट हो गया था। नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा थे, फोर्स ऑफ पीपल बहुत बढ़ चुका था, जिसको कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास।